नमस्कार साथियों, एजुकेशन बाबा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के सिलेबस को। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उसको भी करके दिखाना है। आपसे अगर कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं, आपके अंदर वो सुसुप्त भरी प्रतिभा है जिसके बल पे आप जो सोचते हो वो कर सकते हो। कहने के लिए कोई कुछ भी कहता है। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री के सिलेबस को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले ये जान लीजिए आप इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, अगर इसी को इंग्लिश में कहे तो एंशिएंट हिस्ट्री। और एक होता है मेडाइवल, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास। आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। अब हम लोग देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, मध्यकालीन इतिहास में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और आधुनिक इतिहास में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं आपको बता दूं कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बेवकूफ़ बनने से रोकता है। कैसे? आजकल आप देखते होंगे व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैलाए जाते हैं जिसको इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो लोग इतिहास के बारे में नहीं जानते वो उसे ही सच मान करके किसी प्रबुद्ध लोगों के सामने बोलते हैं और वहाँ पे बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो आपको जब मैं बताऊँगा मध्यकालीन इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में और आधुनिक इतिहास के बारे में, जब मैं आपको आधुनिक इतिहास के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारे व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है कि गांधी ऐसे थे, गॉडसे ऐसे थे, या जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे थे। बहुत सारे लोगों के बारे में, किसी के बारे में बहुत बुराई कर दी जाती है, किसी के बारे में बहुत अच्छाई बता दी जाती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तभी आप जान पाएंगे जब इस आधुनिक इतिहास को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन से व्यक्तित्व कैसे थे, किनकी कितनी भूमिका थी हमारी आज़ादी की लड़ाइयों में। इन सारी चीज़ों को आप इतिहास पढ़ने से ही जानेंगे और बेवकूफ़ बनने से आप बचेंगे, खास करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से। तो आइए देखते हैं। देखिए कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखेंगे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऑल चैप्टर्स को देखेंगे और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, कौन से बुक आपके लिए बेस्ट होगा वो देखेंगे, कैसे पढ़ाई करें या कौन से क्लास ज्वाइन करें, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न बोले तो कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं। पैटर्न कहने का मतलब है लघुत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, दीर्घोत्तरीय कितने होते हैं, दीर्घोत्तरीय कितने होते हैं और वस्तुनिष्ठ कितने होते हैं। वस्तुनिष्ठ कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये आपके 3 बुक्स हैं। पहला आपका है भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास, इसमें क्या पढ़ना है खास करके आपको अभी बताए थे हम, कलर दूसरा ले लेते हैं। आपको अभी हम बताए थे प्राचीन इतिहास, ये आपका प्राचीन इतिहास का बुक है। जो भाग 1 होगा आपका वो प्राचीन इतिहास का होगा। ठीक है, भाग 1 आपका प्राचीन इतिहास का होगा। ये भाग 2 जो है ये आपका होगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास
और ये भाग तीसरा जो है यानी कि थर्ड बुक जो आपका होगा वो होगा आधुनिक इतिहास। ये गांधी जी यहाँ है ना, साबरमती के लाल, इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, इससे पता चलेगा। और जो फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो भ्रांतियां फैली है वो यहाँ से आपको स्पष्ट होगा कि वास्तविकता क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका फर्स्ट यूनिट है यानी कि प्राचीन इतिहास। ये आपका प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास। इसमें देखिए चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपका पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता। इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसी में हमको पढ़ना है कि कहाँ पे बड़ा स्नानागार मिला था, कहाँ पे अन्न के दाने मिले थे, कहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले थे, कहाँ से मनके मिले थे, कहाँ से ईंट मिले थे, कौन सा नगर बना था। इन सारी चीज़ों को इसी में देखते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं या इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और दूसरा चैप्टर है आपका राजा, किसान और नगर। उस समय किस तरह के राजा हुआ करते थे, उस समय किसानों की क्या हालत थी और नगर किस तरह के होते थे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और आरंभिक राज्य का अर्थव्यवस्था बोले तो उस समय कमाई का क्या जरिया होता था, लोग कैसे कमाते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर्स में देखेंगे। कि कोई लोग मार्केट में जब जाता था तो कोई मोहर लेकर के जाता था और उधर से खाने के लिए गेहूँ जो भी उस समय खाने की चीज़ें होती थी वो खरीद कर लाता था। उस समय एक अर्थव्यवस्था किस तरह का था वो देखेंगे दूसरे चैप्टर्स में। तीसरा चैप्टर्स है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व कहने का क्या मतलब है, भाईचारा किस तरह का था, उस समय लोग आपस में कैसे रहते थे। जाति के बारे में देखते हैं, जाति के बारे में देखेंगे कि किस तरह के जाति थी। उस समय ऊंच नीच का बहुत बड़ा ये खाई था कि शूद्र अलग होते थे, क्षत्रिय अलग होते थे, वैश्य अलग होते थे, उन सारों के अलग अलग काम होते थे। वर्ग यानी कि जो जिस वर्ग के होते थे उनका वो काम होता। और आरंभिक समाज, उसी समय समाज का स्थापना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए उस समय जो बढ़ई होता था उनका काम होता था लकड़ी काटना, मान लीजिए जो ब्राह्मण होता था उनका काम होता था पूजा कराना, जो क्षत्रिय होता था उनका काम युद्ध करना। इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर्स में जानेंगे, तीसरे चैप्टर्स में। और चौथा चैप्टर्स है विचारक। विचारक कहने का क्या मतलब है, कुछ विद्वान आए, वो उन्होंने अपने विचार रखे, उन किन्हीं को विश्वास हुआ कि नहीं यहीं पे ये चीज़ था, किन्हीं को हुआ कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं होगा। और इमारतें, उस समय किस तरह की इमारतें बनी थी, लकड़ियों की इमारतें होती थी, ईंटों से इमारतें बनते थे, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर्स में देखेंगे। और उस समय के सांस्कृतिक विकास कैसा था, ठीक है, सांस्कृतिक विकास के बारे में देखेंगे। तो मेनली प्राचीन इतिहास में हम 4 चैप्टर्स को देखेंगे, ईंट, मनके तथा अस्थियां, दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर, तीसरा चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, और चौथा चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें। इन चारों चैप्टर्स को हम प्राचीन इतिहास में देखेंगे। आगे देखते हैं, आगे हमारा है मध्यकालीन इतिहास। इसको बोलते हैं, जो आपका भाग 2 है उसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। देखिए मध्यकालीन इतिहास आपका यूनिट 2 जो है उसको मध्यकालीन इतिहास बोलेंगे। देखिए इसमें 5वां चैप्टर्स, ठीक है, 5वां चैप्टर्स में क्या है, यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। अब मान लीजिए जैसे ही मध्यकालीन इतिहास शुरू होगा बहुत सारे आक्रमणकारी आएंगे, विदेशी लोग आएंगे और वो अपना नज़रिया देखते हैं इस समाज के बारे में, भारतीय समाज के बारे में, और उन अपने समझ को व्यक्त करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर्स में हम देखेंगे। छठा भक्ति सूफी संत। भक्ति सूफी संत में जैसे चिश्ती को देखेंगे, सोहरावर्दी संप्रदाय थे उस समय, यानी कि मुस्लिमों का जो होता था उन सारी चीज़ों को देखेंगे। चिश्ती हो गया, सोहरावर्दी हो गया, बहुत सारे संप्रदाय थे, उन सारे संप्रदाय को इसमें देखेंगे। और 7वां चैप्टर्स एक समाज की राजधानी, ठीक है, एक समाज की राजधानी विजयनगर।
विजयनगर जो अभी कर्नाटका में पड़ता है, हम्पी की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर कहाँ की राजधानी होती थी? हम्पी। इनके बारे में मेनली देखेंगे कि विजयनगर का उस समय क्या महत्व था। विजयनगर का काफ़ी महत्व था। अगर आप नोट देखे होंगे, शायद 100 रुपये के नोट पे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद 100 रुपये के नोट पे हम्पी का पिक दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है, वो आप देखेंगे हम्पी का फोटो, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो विजयनगर काफ़ी महत्वपूर्ण नगर था, अभी भी है विजयनगर कर्नाटका में। और 8वां चैप्टर्स है किसान, जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। ये देखिए, आप लोग इतिहास के बारे में सुनते होंगे तो बाबर अकबर के बारे में जानते हो, मतलब इतिहास मतलब लोग को लगता है कि बाबर अकबर सिर्फ नहीं, बाबर अकबर तो एक कड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें जाननी होती है। इसमें देखेंगे हम मुगल साम्राज्य के बारे में कि पहले कौन आए, पहले बाबर आए, हुमायूं आए, उसके बाद अकबर आए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस तरीके से किस तरह से मुगल का काल चला और कहाँ जाकर के मुगल का अंत होता है। शाह आलम द्वितीय तक हम लोग देखेंगे किस तरह से शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंदर कर लेती है। इन सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। और 9वां चैप्टर जो हमारा होगा वो शासक, इतिवृत्त और मुगल दरबार। देखिए मुगल दरबार कब तक रहता है, मुगल दरबार ऐसे बात करेंगे तो मुगल का अस्तित्व 1857 तक था। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व करता है बहादुर शाह जफर। मेनली अगर देखेंगे तो वहां तक अस्तित्व था, लेकिन बहादुर शाह जफर तक हमको पढ़ना है। लेकिन ऐसे कहिएगा तो मुगल का अस्तित्व 1707 में ही खत्म हो जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल का पतन होने लगता है। कोई ना, यहाँ पे थोड़ा सा मुगल का पतन होने लगता है, तो पतन कब से? 1707 से ही होने लगता है मेनली। 1707 के बाद इनका प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, और खास करके 1857 की क्रांति में पूरी तरीके से मुगल समाप्त हो जाता है भारत में। आगे देखते हैं, आगे आपका ये रोचक तथ्य, आधुनिक इतिहास। ये देखिए आधुनिक इतिहास, ये आपको बेवकूफ होने से बचाएगा। इनमें हम उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को देखेंगे जिनके बारे में आज व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, और वही देख करके आप लोगों को लगता है कि नहीं गांधी तो ऐसे है, 4 लाइन कोई फेसबुक पे लिख दिया, आपने पढ़ लिया तो आपको लगा अरे गांधी तो बेवकूफ़ थे, उन्होंने ये कर दिया, नेहरू ऐसे थे, फलाने ऐसे थे, ढिमकाने ऐसे थे। वो सारी चीज़ें भ्रांतियाँ हैं, ठीक है। वास्तविकता क्या है, सही मायनों में उनका क्या योगदान था, सही मायनों में वो कितने गलत थे, कितने सही थे, इन सारी चीज़ों को अगर जानना है तो आपको आधुनिक इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। आधुनिक इतिहास में देखिए उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद कहने का क्या मतलब है? भारत किसी के अंदर, यानी कि आपको हम अपने अंदर ले आएं और आपको कहे कि नहीं हम आपको 500 रुपये देंगे और आप मेरे अंदर ही काम करेंगे, जो मैं कहूँगा वो आप करेंगे, वो होता उपनिवेश किसी के अंदर में। यानी कि भारत उपनिवेश किसका हो गया था? भारत इंग्लैंड का उपनिवेश हो गया था, ठीक है, इंग्लैंड का उपनिवेश हो गया था भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश हो गया था। और देहात उस समय क्या था? सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। जितने सरकारी अभिलेख थे उसके अध्ययन, जैसे जेम्स प्रिंसेप आते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते हैं, उन्होंने पहली बार अभिलेखों को पढ़ा, ये देखेंगे। और 11वां चैप्टर है विद्रोह और राज, 1857 का आंदोलन, ये क्रांति, इसे कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसको पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे रोचक चीजें मिलेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसी में वो वीरांगना अपने बच्चों को कंधे पे लेकर के, और एक भी अंग्रेज, वो एक ऐसी मर्दानी थी जिसका एक भी अंग्रेज शकल तक नहीं देख पाया, वो अपनी घूंघट में संस्कृतियों का पालन करते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ाई थी। इसमें मेनली अगर आपको बहुत मजा आएगा तो 1857 की क्रांति में आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखेंगे, वो किस तरीके से अंग्रेजों का
सामना करती हैं। और 12वां चैप्टर है आपका उपनिवेशिक शहर। कहने का क्या मतलब, अभी आपको बताया कि उपनिवेशवाद क्या होता है, यानी कि किसी के अंदर में, ठीक है, कोई आपको ले आया, मान लीजिए आप मजदूर हैं, आपको कोई अपने अंदर ले आता है और कहता है नहीं हम तुमको 400 रुपये मेरे अंदर ही काम करना पड़ेगा, तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, जो मैं कहूँगा वही करोगे, वही उपनिवेश होता है। उपनिवेशिक शहर, पहले कौन से शहर उपनिवेशवाद के अंदर, पहले कोलकाता में बहुत सारे शहर, धीरे धीरे पूरे भारत को अंग्रेज उपनिवेश अपने अंदर ले लेता है, यानी कि उपनिवेशिक शहर। नगरीकरण देखेंगे उस समय किस तरीके से नगरीकरण होता था। नगर योजना, जैसे प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे किस तरीके से नाली बना हुआ था, किस तरीके से नहाने के लिए अलग अलग घर होता था, सम्मेलन के लिए एक बड़ा सा हॉल बनाया जाता था। इस तरीके से देखेंगे नगर का योजना कैसे बना। स्थापत्य, कहने का क्या मतलब, जैसे ताजमहल है वह स्थापत्य का निशानी है, कैसे स्थापत्य यहाँ पे स्थापित हुए, इन सारी चीज़ों को हम 12वें चैप्टर में देखेंगे। और 13वें चैप्टर में देखेंगे महात्मा गांधी। ये अर्धनग्न फकीर कहा था इनको विंस्टन चर्चिल ने। ये साबरमती के लाल, हम लोग जब 26 जनवरी 15 अगस्त में साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी के बारे में हम मेनली 13वें चैप्टर में जानेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन, किस तरह से इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, चंपारण के बाद असहयोग किया, असहयोग के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इन्होंने गांधी रिबन पैक्ट होता है, उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरीके से कैसे देश आज़ाद होता है और इनकी क्या भूमिका थी इसमें, ये देखेंगे। और इसमें आप जानेंगे गांधी कितने अच्छे थे और कितने बुरे थे। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो सारी जानकारियाँ आज तक लिए हैं उससे आपकी सारे पर्दे उठ जाएंगे और वास्तविकता क्या था इन बातों को आप जानेंगे। ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें मारने वाला नाथूराम गोडसे भी पहली बार उनको पैर छू करके गोली मारे। अब उनको ये नहीं समझ में आते कितने बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन उन पे अलग भूत सवार था। उन सारी चीज़ों को हम प्रमुखता से आपको बताएंगे और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ज्ञान है उससे आपके पर्दे उठाएंगे इस चैप्टर में, 13वें चैप्टर में। और 14वां चैप्टर है विभाजन को समझना। विभाजन को समझना कहने का क्या मतलब है, 1906 में बंगाल विभाजन होता है। एक नया पेज लेकर के हम आपको ये बता देते हैं, एक मिनट देखिए, विभाजन को समझिए। विभाजन क्या था, विभाजन उस समय बंगाल प्रांत हुआ करता था। बंगाल क्या था, अभी का जो बिहार है, अभी का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो एक अलग देश बन चुका, इतना बड़ा बंगाल था। अब इस बंगाल को तोड़ देते हैं, बंगाल विभाजन होता है, 2 भागों में बंगाल को बांट दिया जाता है। एक हिस्से में ये तीनों आ जाता है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और एक में पश्चिम बंगाल और बंगाल रहता है। 2 भागों में इसको तोड़ दिया जाता है। किस आधार पे तोड़ा जाता है, भाषा के आधार पे तोड़ दिया जाता है। तो इसको जब तोड़ा जाता है उस समय विभाजन को समझना, ये बताएंगे किस तरीके से तोड़ा गया, लोगों में किस तरीके का आक्रोश हुआ। ये रक्षाबंधन जो आज हो रहा है, रक्षाबंधन उसी समय कहा गया था कि हम लोगों को अलग तो कर सकते हैं लेकिन भाईचारा को ख़त्म नहीं कर सकते। उस समय एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधे थे। बंगाल विभाजन के विरोध में सभी लोगों ने गंगा में स्नान किए थे। इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें आपको बताएंगे विभाजन को, ठीक है। उस समय राजनीति कैसी होती थी, किस तरीके से विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किया गया था, स्मृति और अनुभव, इन सारी चीज़ों को आपको 14वें चैप्टर में बताएंगे। और 15वां चैप्टर संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। कहने का क्या मतलब, संविधान का निर्माण, तो देखिए संविधान का निर्माण कब स्टार्ट हो गया। संविधान का निर्माण 1946 कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इस योजना के तहत संविधान का निर्माण स्टार्ट होता है। संविधान सभा का गठन होता है, 1946 में होता है और यहीं से प्रक्रिया स्टार्ट होता है।
पहला संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। उसके बाद प्रारूप समिति बनता है, संख्यक समिति बनता है, संघ समिति बनता है, अलग अलग बहुत सारी समितियां बनती हैं जिनके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। इसको विस्तार से हम अंतिम चैप्टर्स में देखेंगे, किस तरीके से हमारा संविधान का निर्माण हुआ, किस तरीके से संविधान में 395 आर्टिकल बनाए गए, इतने भाग बनाए गए, इतने अनुच्छेद बनाए गए। इन सारी चीज़ों को किसमें देखेंगे, संविधान के निर्माण में, यानी कि पॉलिटी किस तरह से संविधान का स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एजुकेशन बाबा ऐप जो है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो उससे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। लाइव क्लासेस, देखिए लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव क्लास में आपको क्या होगा कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप डाउट पूछेंगे, मैं आपको यहीं पे सॉल्यूशन बता दूंगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो पूछेंगे, मैं यहाँ पे बता दूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर, मान लीजिए आपको भैया के शादी में जाना है, आप लाइव क्लासेस चल रहे हैं, आप भैया के शादी में चलेंगे, आपके तो छूट गए, तो उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम लोग देंगे। उसमें आप क्या होंगे, आपके जो डाउट्स होंगे, ठीक है, उसको आप आस्क डाउट सेक्शन में जाकर के पूछ लेंगे। रिकॉर्डेड क्लास आप देख लेंगे, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट सेक्शन में आके आप पूछेंगे, उस चीज़ को मैं खुद क्लियर करूंगा। ठीक है, पीडीएफ नोट्स, देखिए पीडीएफ नोट्स, सभी पार्ट्स का नोट्स आपको मिलेगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। सभी चैप्टर्स के अलग अलग नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। और मैं अपने तरीके से जब मैं क्लास लूँगा उस समय भी आपको एक शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, खास करके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में, उस एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लास में ही, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके सेपरेट टीचर्स, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञ आपको मिलेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं हमारे, वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स आपको डाउट्स के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जिससे आप सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई कर सकें। आगे देखते हैं, आगे देखिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से जैसे ही चैप्टर्स खत्म होंगे उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उससे आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव का आसान तरीके से हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, जैसे ही क्लास में जो चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन वहाँ पे जो आप पढ़ेंगे उसके रिविजन्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज होंगे। ठीक है, उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप आस्क डाउट सेक्शन में जाएंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे और उस डाउट्स को मैं खुद क्लियर करूंगा। ठीक है, और डेली क्विज टेस्ट सेक्शन बना हुआ है ऐप पे, उसमें आप जाएंगे, डेली आपके क्विज कराया जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छा हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस आंसर। ठीक है, सारे चैप्टर्स, मान लीजिए ईट, मन की तथा अस्थियां हम लोग पढ़ें, उसके प्रश्न और उत्तर हम दोनों करवाएंगे। ठीक है, प्रश्न बताएंगे कौन से प्रश्न है, उसको कैसे लिखना है, प्रश्न उत्तर हम आपको करवा देंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम आपको क्लास में ही करवाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र को सॉल्व कराया जाएगा, पिछले 10 वर्षों के। ठीक है, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि सभी स्टूडेंट को करना अति आवश्यक है। ठीक है, पिछले 10 साल में कितने प्रश्न पूछे गए, किस किस तरह से प्रश्न पूछे गए, इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ गेस क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, उसको करना होगा। और देखिए यहाँ तो आप देख ही रहे, गेस क्वेश्चंस, कोर्स खत्म होने के बाद आपको हमारी तरफ से गेस क्वेश्चंस का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप सभी साल के कम से कम 70 से 80% प्रश्न का डायरेक्ट मिलता है। ऐसी बात करेंगे तो पिछले साल, इस साल की बात करेंगे तो यहाँ पे 80% नहीं बल्कि 100% क्लास से ही आए थे क्वेश्चंस। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे जितने सारे चैप्टर्स को, अगर आप शिद्दत से पढ़ते हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हैं हर चैप्टर्स में, तो मैं आपको
पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि सारे के सारे प्रश्न आपके क्लास से ही आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं पूरे सिलेबस को समग्रता से कवर करूंगा। ठीक है। और मॉडल प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, मॉडल पेपर प्रैक्टिस में बोर्ड द्वारा जो जारी किया, जो आपके बोर्ड से वो जारी करेंगे, वो हमारे तरफ से और हमारे तरफ से भी दिया जाएगा। दोनों मॉडल सेट्स को तैयार करवाई जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कोर्स रिवीजन। ठीक है। एक बार कोर्स को पूरा पढ़ाई समाप्त होने के बाद आपको पूरा सिलेबस दोबारा रिवीजन करवाया जाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब, एक बार अगर आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाता है तो फिर से दोबारा रिवीजन करवाया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में कंफर्टेबल फील करें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर हम अगले लेक्चर्स में मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।